हाँ जी भी दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का लेखांकर विद्यापीठ के एक और नए यूट्यूब वीडियो में, जहाँ पे मैं रॉबिन आप लोगों को एसएसटी फॉर क्लास 9th की वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 9th की और 10th की एसएसटी साइंस, इंग्लिश, मैथ्स इन चारों सब्जेक्ट्स की आप लोगों को वीडियोस मिल रही हैं, जो कि आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में हेल्प कर रही हैं और आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में या आपके फाइनल एग्जाम से प्रिपरेशन के लिए। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं इसी बात पे चैप्टर। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम वीडियो शुरू करने वाले हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की। तो ये चैप्टर जो है ये आप ऑलरेडी, इसका आधा पार्ट आप ऑलरेडी सिविक्स में पढ़ चुके हो, या मैं कहूँ तो आप इकोनॉमिक्स में, सॉरी सिविक्स नहीं, इकोनॉमिक्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज डेवलपमेंट, जिसमें हमने ऑलरेडी पहले बात कर रखी है कि डेवलपमेंट क्या होता है और ये कैसे किसी और चीज़ पे डिपेंड करता है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट हर किसी के लिए अलग क्यों है, आपके लिए अलग क्यों है, मेरे लिए अलग क्यों है, या किसी और दूसरे बंदे के लिए डेवलपमेंट अलग क्यों है। डेवलपमेंट अब हम यहाँ पे उसी डेवलपमेंट को पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज के साथ डेवलपमेंट कैसे जुड़ी होती है। तो इस चैप्टर के हम पहले आधे पार्ट में हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि रिसोर्सेज कैसे क्लासीफाई करे जाते हैं, और फिर सेकेंड हाफ में हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए रिसोर्सेज की, लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके बाद सॉइल को हम एज अ रिसोर्स कैसे यूज कर सकते हैं, और क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ सॉइल क्या क्या होती है। आप इसके बारे में ऑलरेडी छोटी क्लासेस में ना पढ़ चुके हो, ये पहले ही छोटी क्लासेस में आ चुका है कि एलुवियल सॉइल क्या होती है, ब्लैक सॉइल क्या होती है, रेड या येलो सॉइल क्या होती है, लेटराइट क्या होता है, एरिड क्या होता है, और फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है। इन सब चीज़ों के बारे में आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो, बट अब हम धीरे धीरे इनको और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो शुरू करें। इसी के साथ ही आपका जो पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि आपको पहले समझाया जाए कि व्हाट आर रिसोर्सेज। देखो ना, नॉर्मल सरल भाषा में रिसोर्सेज का मतलब होता है वो सोर्सेज जो बेसिकली आप लोग दोबारा से यूज कर सकते हो, चाहे वो एक ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एक लैंड हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप किसी एक चीज को यूज कर सकते हो बार बार, तो वो आपकी रिसोर्सेज कहलाई जाती है। और उसके लिए उनका दोबारा से बनना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने उनको बना, आप उनको यूज़ कर रहे हो और वो ख़त्म होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके लिए उन चीज़ों का दोबारा बनना भी ज़रूरी होता है। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल या कल्चरली एक्सेप्टेबल, उसको रिसोर्स कहा जाता है। वो कोई भी चीज़ जो आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, और वो टेक्नोलॉजिकली भी एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, और कल्चरली भी आपके आसपास के लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम उसको रिसोर्स कहते हैं। इतनी बात आप लोगों के आई थिंक तो समझ में आई होगी कि व्हाट आर रिसोर्सेज। अब अगर मैं बात करूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो पहले तो इनकी क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ, एक मिनट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये सीबीएसई 2018 में रिपीट हुआ था, ये आया था क्वेश्चन। अब ओरिजिन के बेसिस पे जो रिसोर्सेज होते हैं दो ही होते हैं, या तो वो बायोटिक होंगे या वो एबायोटिक होंगे। ना, व्हाट आर द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। सीधा सरल छोटा सा तरीका याद रखने का ये है कि बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो आपके आसपास के बायोस्फीयर से मिलते हैं या जिंदा चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके आसपास जो हो गया, पेड़ हो गए, आपके आसपास फिश हो गए, आपके आसपास हैन हो गया, आपके आसपास ह्यूमन बींग्स हो गए, आपके आसपास कोई भी फ्लोरा हो गया। तो इन सब चीज़ों को हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग होती है, जैसे मिट्टी हो गई, पत्थर हो गया, ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, मार्बल हो गया। ये सब चीज़ें जो हैं ये एबायोटिक रिसोर्सेज में आती हैं। उसके अलावा रिसोर्सेज और कैसे होते हैं, रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करते हैं। तो एग्जॉस्टेबिलिटी में दो होते हैं, दैट इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो जो रिन्यू करे जा सकते हैं या जो रिन्यू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे वाटर हो गया, आपके आसपास विंड हो गया, आपके आसपास सोलर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। पर अगर मैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करूँ तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ, देखो
पहली तो बात आपको ये समझने में आना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये नहीं है, नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये नहीं है कि वो रिन्यू करे ही नहीं जा सकते। नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्मेशन में, कि मतलब वो टाइम लिमिट ज़्यादा है उनके लिए, हमें उनको बनाने में टाइम लगता है, अर्थ को उनको रीजनरेट करने में टाइम लगता है, इसीलिए वो नॉन रिन्यूएबल है। क्योंकि एक बात सोच के देखो ना यार, मिलियन ईयर्स तक तो ना इंसान यहाँ पे रहेंगे ना कुछ रहेगा, सीधी सी बात है। अर्थ का एक लाइफ साइकिल है, हर सोलर सिस्टम का एक लाइफ साइकिल होता है, वो लाइफ साइकिल हर बार रीसेट होता है। तो रीसेट होने के वक्त में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर तक ही एक सोलर सिस्टम जिंदा रह सकता है। एक बारी वो रीसेट हुआ था जब डायनासोर थे, अब एक बारी वो रीसेट होगा जब एक और मीटेरॉइड गिरेगा जो आप लोगों को यानी हम इंसानों को भी मार देगा। अक्सर ऐसे चांसेस बहुत आपके आसपास आ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, इसीलिए वो नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल में आपके आसपास कौन से रिसोर्सेज हैं? नॉन रिन्यूएबल में आपके आसपास पेट्रोल है, कोल है, फॉसिल फ्यूल है, ये सारे के सारे आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, क्योंकि इनको बनने में टाइम लगता है। डायमंड, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, ये भी नॉन रिन्यूएबल ही है, ये इतनी जल्दी नहीं बनते। अब अगर मैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बात करूं तो यहाँ पे, हाँ जी दोस्तों, तो आपके पास स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में 4 हैं। पहला है डेवलप, दूसरा है पोटेंशियल, तीसरा है स्टॉक और चौथा है रिजर्व। नाम से पता लग रहा है, बट फिर भी मैं आप लोगों को समझाने की थोड़ा सा कष्ट कर देता हूँ। इंग्लिश तो आप लोग जानते ही हो, बट स्टिल इट्स माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो डेवलप हो चुके हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं आसानी से, ये यूटिलाइजेशन करने के लिए एकदम तैयार पर तैयार है। जैसे कोल माइंस, धमाका करा, पहाड़ तोड़ा, अंदर से कोल निकाला और उनको यूज़ करा, और यूज़ करने के बाद उन कोल माइंस को ऐसे ही छोड़ दिया। उप्स, सॉरी, थोड़ा सच बोल दिया। लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा पार्ट है कोल माइंस को ओपन छोड़ देना, या किसी भी माइन को ऐसे ही ओपनली छोड़ देना। लैंड फिल्स बन जाती हैं, वहाँ पे तालाब बन जाते हैं। तालाब, भैया तालाब हमारे लिए क्यों नुकसान है? बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है, पर वो वहाँ पे कोल माइंस थी, सुरंगें थी, वो पानी आपके घर में जो नालियाँ होती हैं, जो भी नालियाँ हैं वो पाइप्स हैं, तो पानी उन नालियों में से निकलता है। बट अब सपोज करो कि उन नाली के अंदर जाके मैंने एक छोटा सा छेद आपके फ्लोर के अंदर कर दिया, सारी नालियों में। अब पानी तो जा रहा है, आपको लग रहा है भैया पानी तो जा रहा है, पानी तो नाली में से निकल रहा है, पर नहीं, पानी धीरे धीरे आपके फ्लोर के अंदर भी फैलता जा रहा है। उससे क्या हो रहा है? आपका फ्लोर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि पानी जो है वो मिट्टी को ढीला कर देता है, और मिट्टी ढीली होगी तो फ्लोर कमज़ोर होगा, फ्लोर कमज़ोर होगा तो आपने एक जंप मारी, पहले फ्लोर से सीधा ग्राउंड फ्लोर पे आके गिरोगे। सेम विद द लैंड डिग्रेडेशन। कोल माइंस थी, पानी भरता गया भरता गया भरता गया, लैंड डिग्रेड होता गया, मिट्टी ढीली होती गई, फिर क्या हुआ? एक हल्का सा झटका लगा और पूरी की पूरी ज़मीन धस गई। आगे बताएंगे इसके बारे में आगे अच्छे से। उसके बाद पोटेंशियल रिसोर्सेज आते हैं ना। व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज? पोटेंशियल रिसोर्सेज वो हैं जिनको ढूंढा जा चुका है और हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, पर हम उनको कन्वर्ट कर नहीं पा रहे ड्यू टू हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, या वो इकोनॉमिकली इतने फीजिबल नहीं है, या कल्चरली इतने एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम उनको रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर नहीं पा रहे। तो इसीलिए उनको कहते हैं पोटेंशियल। उनका पोटेंशियल है कन्वर्ट होने का, बट वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इट। तीसरा होता है स्टॉक। अब ये डेवलप्ड रिसोर्सेज ही होते हैं, बट हम इनको एंड तक बचा के रखते हैं ताकि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। पर ह्यूमंस जो है उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उनको एक्सेस करने की, तो इनको कहते हैं हम स्टॉक। अब ये होता है जैसे एक्सट्रैक्ट करना H2 को या O2 को फ्रॉम H2O, तो ये जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पर ये फिर भी हमारे पास अवेलेबल है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ स्टॉक। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व जो होता है वो रिसोर्सेज होते हैं जो यूटिलाइज करे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, बट इनको रखा जाता है फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल वाटर को हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करने के लिए रख सकते हैं, जो हमने रखा हुआ है। टाइडल एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे रिजर्व। अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे क्या होता है? ऑनरशिप के बेसिस पे भी ये जो है 4 में डिवाइडेड है। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है कम्युनिटी, तीसरा है नेशनल, और लास्ट है इंटरनेशनल। इंडिविजुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो किसी इंडिविजुअल को प्राइवेटली ऑन के लिए दिया जाता है। क्या किसी ने मनतारा बोला?
नहीं नहीं नहीं, वनतारा नहीं यार, वो तो बायोलॉजिकल रिजर्व है, प्राइवेट बायोलॉजिकल रिजर्व है, क्योंकि वो अंबानियों के खानदान का बायोलॉजिकल रिजर्व है, जहाँ पे एनिमल्स जा रहे हैं और हमें बिल्कुल एक्सेस नहीं है कि उन एनिमल्स के साथ क्या हो रहा है। कम्युनिटी रिसोर्सेज ये पूरी की पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जैसे आपका कम्युनिटी पार्क, वहाँ पे एक पूरी की पूरी कम्युनिटी आती है, सोसाइटी की पूरी सोसाइटी आती है और वो सोसाइटी उस पार्क को यूज़ करती है, वही सोसाइटी उस पार्क का देखभाल करती है, वही सोसाइटी उस पार्क को अच्छे से मेंटेन करके रखती है। सारी देख रेख, पार्क के अंदर कौन आएगा कौन नहीं जाएगा, पार्क को मेंटेन कैसे करना है, वो सारा का सारा काम वो कम्युनिटी या वो सोसाइटी कर रही है ना, तो इसलिए वो कम्युनिटी ऑन रिसोर्स है। उसके बाद नेशनल, जो पूरे के पूरे नेशन के होते हैं, जिसको हम बायो रिजर्व कह सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, लैंड डिविजन्स हो गया, पॉलिटिकल टेरिटरीज हो गई आपकी, उन सब चीज़ों को हम कहेंगे कि वो नेशनल रिसोर्सेज हैं। ये वो रिसोर्सेज हैं जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंडर होते हैं और ओशन में होते हैं। और अगर ओशन की बात करें तो ओशन में इनका एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक दिया होता है फ्रॉम द कोस्ट। मतलब अगर इंडिया है तो इंडिया से 12 माइल्स दूर तक जितना है इस तरफ भी और इस तरफ भी, वो जो है वो कंसिडर करा जाएगा एज ए नेशनल सोर्स। तभी इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के जितने भी रिजर्वायर्स है, रिफाइनरीज है पेट्रोलियम को लेके, वो हमारे इंडिया की बाउंड्री में आते हैं, क्योंकि वो इंडिया से 12 नॉटिकल माइल्स ही दूर है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिसोर्स। व्हाट आर द इंटरनेशनल रिसोर्स? ये वो रिसोर्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे यूएन जो है वो इनको गवर्न करता है, और इसमें ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स होते हैं ऑफ द एक्सक्लूसिव जोन, जो एक ओपन ओशन को बिलोंग करता है, और कोई इंडिविजुअल कंट्री जो है इसको यूटिलाइज नहीं कर सकती बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स की इजाज़त के। तो ये बात आप लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे करते हैं और कैसे इन रिसोर्सेज को यूज़ करा जाता है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज को भी और नेशनल रिसोर्सेज को भी। अगला आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो होते हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं और ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेंटेन करने में हेल्प करते हैं क्या, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि आप कैसे जियोगे, आप आसपास कैसे क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो। अपने आसपास ही देख लो यार, आप रिसोर्सेज बहुत यूज़ करते हो, हर कोई करता है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं। आपके आसपास लकड़ की टेबल चेयर होगी, एक डाइनिंग टेबल होगा दैट वाज मेड अप ऑफ वुड, तो वो भी एक रिसोर्स है। आप बाइक यूज़ करते हो, कार यूज़ करते हो, आप स्कूटी यूज़ करते हो, वो आप लोगों की एक फॉसिल फ्यूल पे चलती है जो कि है फ्यूल, पेट्रोल, या अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है तो भी वो एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि उसके लिए पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा रही है, नहीं तो कोल से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा रही है, नहीं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लग रखे हैं, नहीं तो विंड है, सोलर नहीं है, सॉरी, हम लोग सोलर एनर्जी को बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, दीज आर द रिसोर्सेज। तो अर्लियर जो रिसोर्सेज थे वो एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर लिए जाते थे, जो यूज़ करे जाते थे इनडिस्क्रिमिनेटली, क्योंकि जिनकी वजह से मेजर प्रॉब्लम है जी, पहला, रिसोर्सेज खत्म होने लग गए, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होने लग गया। क्योंकि अब देखो यहाँ पे ना महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, आई एग्री विद सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ महात्मा गांधी, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट ये था कि रिसोर्सेज हर किसी के लिए अवेलेबल है, पर वो सिर्फ आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, वो आपकी चाहतों को पूरा करने के लिए नहीं है। मतलब दैट दे आर अवेलेबल टू फुलफिल योर नीड्स बट नॉट योर डिज़ायर्स, नॉट योर वांट्स, आपके डिज़ायर के लिए नहीं है। एक्सप्लेन करता हूँ। ज़रूरत है एक गाड़ी की, 4 पहियों की एक गाड़ी, छोटी गाड़ी, फैमिली साइज के हिसाब से भी चल सकती है, पर मेरे पास आज मारुति 800 है, मैं कल को वो गाड़ी बदल के स्विफ्ट लूँगा, स्विफ्ट के बाद मैं वो गाड़ी बदल के स्कॉर्पियो लूँगा, स्कॉर्पियो के बाद वो गाड़ी बदल के मैं रेंज रोवर लूँगा, रेंज रोवर के बाद वो गाड़ी बदल के रोल्स रॉयस की कलियन लूँगा। ठीक है यार, सेटिस्फाई तो नीड तुम्हारी उस मारुति 800 में भी हो रही थी ना, तभी तो तुमने मारुति 800 ली थी। पर उसके बाद तुमने जो गाड़ियाँ ली, वो गाड़ियाँ नीड नहीं थी, वो गाड़ियाँ आपकी वांट थी। भूख लगी है, 100 रुपये का प्लेट मोमोज खा लिए, भूख मिट गई, पर वही भूख लगी है, पर 100 रुपये की प्लेट की मोमोज नहीं खाए, पर हम ओवर द हेड गए और हमने वो 400 रुपये के बर्गर की मील खा ली।
वांट, आपकी डिज़ायर, भूख तो 100 रुपये में भी मिट सकती थी, बट हमने ज़्यादा खर्च करा, एक रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ करा और वो क्या बन गया, आपकी डिज़ायर। तो रिसोर्स जो है वो आपकी ग्रीड को पूरा करने के लिए नहीं है। दूसरा, हमारे इंडिया में रिसोर्सेज जो है वो किसी फ्यू के हाथ में डिवाइड करे जाते हैं, सोसाइटी में ऐसे चलता है, और इस वजह से कई वर्गों को नहीं मिलते सही से रिसोर्सेज। उसके बाद हम लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं रिसोर्सेज की, वो भी इनडिस्क्रिमिनेटली। बताता हूँ कैसे। पानी है, नल का खुला है, पानी आ रहा है, आने दो, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ख़त्म हो जाएगा, टैंक चलाएं, मोटर चलाएंगे फिर बढ़ जाएगा। यही लोग साउथ के बारे में भी सोचते थे, साउथ ऑफ इंडिया में यही सोच थी। एंड में क्या हुआ, साउथ इंडिया में पीने का पानी भी नहीं बचा, क्योंकि वहाँ के लोगों ने पानी को एक्सप्लॉइट करा, पानी ख़त्म हो गया। दिल्ली में देख लो, दिल्ली में जब मैं छोटा था तो बोरिंग करते ही पानी आ जाता था। अब आप जब बोरिंग करते हो तो आपको 300 400 फुट नीचे जाना पड़ता है। मेरे हिसाब से मैं कम बोल रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, इतनी नीचे जाना पड़ता है और फिर आपको वहाँ पे पानी मिलता है। तो ये क्या है कि हम वाटर लेवल जो है डिप्लीट कर रहे हैं, और इसी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है और लैंड डिग्रेड भी होती है। एंड आई होप सो कि जो मैंने आप लोगों को इतना समझाया वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे अच्छे से कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, और मैं आपको मिलता हूँ अगली ऐसी ही किसी बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।